बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पुस्तक का 5वां पाठ देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नई समस्याएं। इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिन्हें मैंने अलग अलग भागों में बांट दिया है। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है महमूद गजनवी और अफगान। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमें क्या बता रहे हैं। आज का शीर्षक है महमूद गजनवी और अफगान। तो यहाँ पर सबसे पहले यह बात कही गई है कि अरबों के भारत से मेलजोल के 300 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। यहाँ पर हमने पिछले शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा है कि अरब देश और भारत देश के जो लोग थे इनके बीच में मेलजोल बढ़ रहा था। इनके बीच में व्यापारिक संबंध भी इनके अच्छे हो रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, साहित्य का आदान प्रदान हो रहा था। इस तरह की बहुत सारी अच्छी घटनाएं हो रही थी जिसके कारण इन दोनों के संबंध बहुत ही गाढ़े हो चुके थे। यही कारण था कि इस दौरान 300 वर्षों का समय बीत गया और इस 300 वर्षों में किसी भी बाहरी आक्रमणकारी ने भारत पर हमला नहीं किया। लेकिन यहाँ पर कुछ समय के बाद 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। लेकिन यहाँ पर 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली सुल्तान थे, राजा थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अब ये कहाँ के राजा थे? अफगानिस्तान के सुल्तान थे। वो अफगानिस्तान के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, वहां के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। हिंदुओं को धूल कणों की तरह बिखेर दिया। इनका जो हमला था यहाँ पर हमारे देश में, इसके फलस्वरूप जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे वो बिल्कुल बिखर गए। बहुत सारे हिंदुओं को उन्होंने मार दिया और साथ ही साथ जो बचे हुए थे उन्हें भी उन्होंने अलग अलग कर दिया। यह तुर्क था, मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। और ये जो थे तुर्किस्तान से आए हुए थे, मिडिल एशिया में अपनी ताकत इसी तरह से उन्होंने बढ़ाई थी। वहां पर भी वो हमला करते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वहां के जो राजा थे उन्हें युद्ध में हराते थे और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करना उन्होंने शुरू कर दिया था। निर्मम आक्रमण, बहुत खून खराबा। ये जहां भी जाते थे, जहां से भी गुजरते थे, वहां पर बिल्कुल वीरानगी छा जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि वहां एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता था। ये और इनकी सेना जो थी वो लोगों को बहुत ही निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार रही थी। हर बार अपने साथ बड़ा खजाना ले गए। इस युद्ध के बाद जिस राज्य को वो जीतते थे वहां पर जो भी खजाना होता था, वहां के राजकोष में जो भी खजाना होता था, वो सब वो उठा करके यहाँ से ले जाते थे। इसके बाद इनके बारे में एक और चीज कही गई है, हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो गई। एक समय ऐसा था जबकि हमारे जो भारतवर्ष के जो हिंदू थे उनके संबंध अरब देश के लोगों से बहुत अच्छे थे। अरब देश के लोग इस्लाम धर्म को मानते थे और समय के साथ इस्लाम धर्म भारत भी आया और भारत के लोगों ने इस्लाम धर्म का पूरी तरह से स्वागत किया, उनके प्रचारकों का स्वागत किया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानना भी शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर इस राजा के कारण, इस सुल्तान के कारण, जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाला था और एक मुसलमान था, इसकी ऐसी बर्बरता देखकर, इसकी ऐसी क्रूरता देख करके जो यहाँ के जो भारत के हिंदू थे उनके मन में मुसलमानों के प्रति नफरत सी पैदा होने लगी। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। गजनवी के हमले से प्रभावित क्षेत्र। अब यहाँ पर महमूद गजनवी जो थे उन्होंने जिस जिस जगह पर हमला किया, जिन जिन क्षेत्रों पर हमला किया, वहां की स्थिति क्या थी, इसके बारे में क्या बताया गया है। हमले से भयंकर तबाही, जहां जहां से भी वो गुजरे, जहां पर भी उन्होंने युद्ध किया, उस जगह जो थी वो बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही थी। वो पूरी जगह तबाह हो चुकी थी। आगे है, उत्तर भारत को हमले से प्रभावित किया। सबसे ज्यादा महमूद गजनवी के आक्रमण का या उनके हमले का, उनके युद्ध का जो प्रभाव था वो उत्तर भारत में पड़ा था। मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत बच गया, लेकिन यहाँ पर मध्य पूर्वी और जो दक्षिण क्षेत्र था भारत का, वो जो क्षेत्र था वो महमूद गजनवी के हमलों से बचा रहा।
उत्तर भारत के पंजाब और सिंध को अपनी सत्ता में मिला लिया। यहाँ पर महमूद गजनवी जो थे उन्होंने उत्तर भारत पर हमला किया, वहां के बहुत सारे राज्यों को उन्होंने जीता और इसी सिलसिले में उन्होंने पंजाब और सिंध पर भी हमला करके उसे जीत लिया और अपने साम्राज्य में, अपनी सत्ता में उन्होंने इन दोनों राज्यों को भी शामिल कर लिया। हर विजय के बाद गजनी लौट जाता। यहाँ पर जैसे ही वो किसी युद्ध को जीतता, वहां पर लूटपाट करता, वहां के राज्य का जो खजाना होता उसे वो ले लेता और इसके बाद इन सारी चीजों के साथ वो अपने देश गजनी लौट जाता। आगे है पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ पर जो महमूद गजनवी था उसे भारत में पराजय का सामना भी करना पड़ा। वो कौन कौन सी जगह थी, कौन कौन से राज्य थे जहां पर हमला करने के बाद उसे पराजित होना पड़ा। आइए देखते हैं। कश्मीर में पराजित होना पड़ा। सबसे पहले कश्मीर पर जब उन्होंने हमला किया तब यहाँ पर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, वो हार गए। पहाड़ी देश उसे रोकने में सफल रहा और यहाँ पर कश्मीर को पहाड़ी देश कहा गया है क्योंकि कश्मीर जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर जो है वो महमूद गजनवी को रोकने में सफल हो गया। इस तरह से जो वो खून खराबा कर रहा था, तबाही मचा रहा था, इस चीज को उन्होंने रोक दिया। इसके बाद है सोमनाथ से वापसी के समय राजस्थानी इलाकों में भी हार का सामना। इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें यह भी पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर जो था वहां पर भी महमूद गजनवी ने बहुत बार हमला किया और वहां का खजाना जो है वो लूट करके ले गया। इसके साथ ही जब वो सोमनाथ से वापस आ रहा था तो राजस्थानी इलाकों में भी जो भी छोटे बड़े राज्य पड़ते थे वहां पर जब उसने हमला किया तो वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा। वो इन युद्धों में भी पराजित हो गया। इस हार के बाद वह वापस नहीं लौटा और इस तरह से कश्मीर और राजस्थानी के कुछ इलाकों में पड़ने वाले राज्यों में जब उसे हार का सामना करना पड़ा तो इसके बाद वो वापस लौटकर भारत नहीं आया। महमूद गजनवी की मृत्यु। अब यहाँ पर समय के साथ महमूद गजनवी जैसा शक्तिशाली जो राजा था, सम्राट था, उसकी भी मृत्यु हो गई। वो उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में मृत्यु हुई। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो चुकी थी। 160 वर्षों तक किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ। इसकी मृत्यु के बाद फिर से 160 वर्षों तक भारत में शांति छाई रही। किसी भी बाहरी आक्रमणकारी ने हमारे देश में हमला नहीं किया। पंजाब से आगे तुर्की शासन का विस्तार भी नहीं हुआ। यहाँ पर पंजाब जो था वो बिल्कुल सीमा पर पड़ता था। उसके आगे जो तुर्किस्तान था या जो तुर्क लोग रहते थे उस देश का भी उन्होंने विस्तार नहीं किया और इसी के फलस्वरूप जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग थे उन्होंने किसी प्रकार का हमला भी हमारे देश में नहीं किया। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद ही एक नया शासक जो है वो उभर करके सामने आया जो कि अफगान देश से संबंध रखता था और उसका नाम था शहाबुद्दीन गौरी। और इसने भी अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। शक्ति को बढ़ाने का मतलब है उसने भी जो अलग अलग राज्य थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वो जो साम्राज्य था जीतने के बाद उसे अपनी सत्ता में उसने मिलाना शुरू कर दिया। इस तरह से उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया। इसने क्या किया था आइए देखते हैं। गजनवी साम्राज्य का अंत। शहाबुद्दीन गौरी जो था उसने गजनवी जो साम्राज्य था वहां पर भी हमला किया था और इसके साथ ही वहां पर कब्जा करके उस साम्राज्य का बिल्कुल अंत कर दिया था। पहले लाहौर पर धावा बोला। अब यहाँ पर शहाबुद्दीन गौरी जो थे उसने पहले लाहौर पर धावा बोला, लाहौर पर उन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद दिल्ली पर हमला किया। लाहौर के बाद दिल्ली पर इसने हमला किया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ, लेकिन उस समय दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान नाम के जो एक शासक थे वो राज कर रहे थे और वो काफी शक्तिशाली थे। उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी की सेना का डटकर मुकाबला किया और इस युद्ध में शहाबुद्दीन गौरी जो है वो पराजित हो गया। शहाबुद्दीन वापस अफगानिस्तान लौट गया। इस पराजय के बाद शहाबुद्दीन जो था वो वापस अफगानिस्तान चला गया। गजनी पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर गजनवी जो साम्राज्य था उस पर हमला करने के बाद, उसके साम्राज्य को समाप्त करने के बाद उसने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। शहाबुद्दीन की वापसी। अब यहाँ पर दिल्ली में जब इसने हमला किया और पृथ्वीराज चौहान से पराजय का सामना करना पड़ा इसे, उस वक्त वो वापस चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद ये फिर से अपने आप को शक्तिशाली बनाकर, अपने आप को ताकतवर बनाकर के फिर से युद्ध के लिए वो भारत आ गया। तो आइए देखते हैं।
शहाबुद्दीन की वापसी। अब वापसी किस तरीके से हुई थी, वापसी के फलस्वरूप क्या क्या घटनाएं यहाँ पर घटी, आइए देखते हैं। 1 साल बाद फौज लेकर लौटा। शहाबुद्दीन जो गौरी था वो 1 साल के बाद फिर से अपनी फौज जो है वो लेकर के भारत आया। 1192 में दिल्ली पर पुनः आक्रमण। यहाँ पर पिछला जो पराजय था उसे शहाबुद्दीन गौरी भूल नहीं पाया था और इसी को देखते हुए, इसी चीज को याद रखते हुए उसने फिर से दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर हमला कर दिया, दिल्ली की शासन सत्ता का मालिक बन गया। इस बार जब शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर हमला किया तो वहां पर युद्ध वो जीत गया और वहां की शासन सत्ता जो है वो सब कुछ अपने कब्जे में उसने कर लिया। भारत के दक्षिण में चोल शासकों का साम्राज्य। इस वक्त जबकि शहाबुद्दीन जो था वो उत्तर की दिशा में हमले करने में और वहां के क्षेत्र को जीतने में लगा हुआ था, उसी समय भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र था वहां पर चोल शासकों का साम्राज्य फैला हुआ था। वहां पर चोल शासक जो थे वो वहां पर शासन कर रहे थे। इस दौरान वहां क्या हो रहा था, दक्षिण के चोल शासक अत्यंत शक्तिशाली थे। यहाँ पर दक्षिण के जो चोल शासक थे वो उन्हें अत्यंत शक्तिशाली शासक माना जाता था। अन्य स्वतंत्र राज्यों का शासन भी था। यहाँ पर चोल वंश के अलावा, चोल शासकों के अलावा और भी छोटे बड़े शासक जो थे और राज्य जो थे वहां पर चल रहे थे और शासक जो है वहां पर सफलतापूर्वक अपना साम्राज्य चला रहे थे। अफगानों द्वारा अपने शासक का दक्षिण भारत में विस्तार, और इसी के साथ जो अफगान थे जिन्होंने दिल्ली तक अपना कब्जा कर लिया था, दिल्ली में कब्जा करने के बाद या उत्तर की दिशा में कब्जा करने के बाद वो दक्षिण की दिशा की तरफ जाने लगे। उन्होंने दक्षिण भारत में जो भी शासक थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया और वहां के राज्यों को भी उन्होंने जीतने की मंशा बना ली। 150 वर्षों का समय लगा। यहाँ पर अफगानी जो शासक थे उन्हें दक्षिण भारत के छोटे बड़े राज्यों को अपने आप में मिलाने में, अपनी सत्ता में मिलाने में जो समय लगा वो समय था 150 वर्षों का। इस नए विस्तार के बाद भी अफगानों के लिए दिल्ली महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर जो अफगान से आने वाले जो शासक थे उन्होंने दक्षिण में भी अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन दक्षिण में इतना बड़ा जो क्षेत्र था अपने अधिकार में लेने के बाद भी उनके लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था वो था दिल्ली की सत्ता। दिल्ली का साम्राज्य जो था वो अब भी उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आइए आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में अफगानों से भारत के संबंध मजबूत। यहाँ पर जैसे जैसे 12वीं शताब्दी का समय आया उस समय अफगानों के साथ भारत के संबंध जो है वो मजबूत होने लगे। अब यहाँ पर किस तरह से मजबूत होने लगे, 12वीं शताब्दी में भारत आने वाले अफगान आर्य जाति के थे। तो यहाँ पर 12वीं शताब्दी के दौरान भारत में जो भी अफगान देश से आने वाले लोग थे वो आर्य जाति के माने जाते थे। इसके साथ उन्हें हिंद आर्य जाति के लोग भी माना जाता था। यहाँ पर उन्हें दूसरे नाम से भी पुकारा जाता था, वो दूसरा नाम था हिंद आर्य जाति। तो इन लोगों को हिंद आर्य जाति के नाम से भी जानते थे। भारतीयों के साथ उनके संबंध मजबूत थे और ये जो हिंद आर्य जाति के जो लोग थे उनके संबंध जो थे वो भारतीय लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रगाढ़ थे, बहुत ज्यादा मजबूत थे। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा बना रहा और इसके साथ ही बहुत समय तक अफगानिस्तान जो है वो हमारे भारत का ही एक अभिन्न अंग बना रहा, हमारे भारत के साथ वो जुड़ा रहा। तैमूर का भारत पर आक्रमण, इसके साथ ही जो अगला इस्लामिक जो शासक था जिसने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया वो था तैमूर। अब आइए देखते हैं तैमूर के बारे में क्या बताया गया है। 14वीं शताब्दी के अंत में इसका हमला जो था वो उसका काल था 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर ने भारत पर हमला किया था। तुर्क मंगोल तैमूर का उत्तर से हमला। यहाँ पर तैमूर जो था वो तुर्किस्तान और मंगोलिया देश से संबंध रखता था और उसका जो हमला था वो भारत के उत्तर दिशा में सबसे पहले हुआ। दिल्ली की सत्ता को तबाह किया और यहाँ पर सबसे पहले उसने उत्तर दिशा में हमला किया और इसी के साथ उसने वहां पे जो सबसे बड़ा साम्राज्य था दिल्ली का शासन उसे उसने बिल्कुल तबाह करके रख दिया। अत्यधिक कत्लेआम, तैमूर जो था
उसने दिल्ली में बहुत ज्यादा कत्लेआम किया, बहुत ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा। दिल्ली को मुर्दों का शहर कहा गया और इतनी ज्यादा वहां पर तबाही मची कि एक समय ऐसा था जबकि वहां पर दिल्ली को मुर्दों का शहर कहा जाता था। बहुत कम ही जीवित लोग वहां नजर आ रहे थे। सौभाग्य से वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पर यह अच्छी बात थी कि दिल्ली तक ही वो रह गया। इससे आगे दक्षिण का जो क्षेत्र था वहां तक वो नहीं गया और इसे हमारा सौभाग्य ही माना जाएगा कि जो कत्लेआम था वो दिल्ली तक ही रुक गया। इसके आगे तैमूर जो है वो नहीं बढ़ा। तो आइए देखते हैं एक और बिंदु है इसके आगे। तो यहाँ पर तैमूर के बारे में बताया गया है, केवल पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली तक ही तबाही मचाई। उसने दक्षिण का क्षेत्र जो है उधर रुख नहीं किया, उस तरफ वो नहीं गया, केवल पंजाब और दिल्ली तक ही उसने ये जो कत्लेआम है, ये जो तबाही है वो सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक ही सीमित रही। इस तबाही का दिल्ली पर असर, अब तैमूर के हमले और उसके कत्लेआम, उसकी तबाही जो करने की जो प्रवृत्ति थी, उसका क्या असर हमारी दिल्ली की सत्ता पर पड़ा, वहां का शासन जो था, वहां का साम्राज्य जो था, उसका क्या हुआ। संभलने में कई वर्ष लगे। वहां पर तैमूर द्वारा इतनी ज्यादा तबाही फैलाई गई थी कि दिल्ली को संभलने में बहुत वर्ष लग गए। दिल्ली विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई। दिल्ली जो कि एक सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था, वहां का जो शासक होता था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया था। तैमूर के हमले के बाद वो सारी राजधानी जो थी वो अब पहले जैसी नहीं रह गई थी, वो उतनी ताकतवर नहीं रह गई थी। दिल्ली की कमजोरी का फायदा दक्षिण को मिला। यहाँ पर जब दिल्ली का जो साम्राज्य था वो कमजोर हो गया तो इसका पूरा फायदा दक्षिण में जो क्षेत्र थे, दक्षिण में जो राज्य थे उनको मिला। वहां के जो शासक थे उन्होंने अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। वहां पर कौन कौन से शासक थे, किनकी सत्ता वहां पर उस वक्त थी, आइए देखते हैं। दक्षिण के कई राज्य शक्तिशाली हो गए। यहाँ पर दक्षिण के ऐसे बहुत सारे राज्य थे, छोटे बड़े राज्य थे, जो कि दिल्ली के कमजोर पड़ने के कारण वहां पर जो राजा थे उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। 14वीं शताब्दी के आरंभ में कायम हुए दो बड़े राज्य प्रसिद्धि में आए। यहाँ पर 14वीं शताब्दी में ही जिन राज्यों की स्थापना की गई थी उन्होंने अपने आप को प्रसिद्ध करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। और ये कौन कौन से राज्य थे? गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर गुलबर्ग जो है, जिसे बाद में बहमनी राज्य के नाम से जाना जाने लगा, वो इस दौरान काफी प्रसिद्ध होने लगा, काफी शक्तिशाली भी होने लगा। इसके साथ ही साथ है हिंदू राज्य विजयनगर भी प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर हिंदुओं का एक राज्य था, हिंदू शासक का एक राज्य था जिसका नाम था विजयनगर। ये भी इस दौरान बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पा रहा था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहा था। आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। अब यहाँ पर तैमूर के हमले से बहुत कुछ बदल चुका था। यहाँ पर दूसरा जो बदलाव था वो था हिंदुओं का पलायन। यहाँ पर हिंदुओं का पलायन का मतलब है हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो अपनी जड़ों को छोड़कर वर्षों वर्ष से जहां पर वो रह रहे थे उस जगह को छोड़ करके वो दूसरी जगह चले गए। अब इसका क्या कारण था, आइए देखते हैं इन बिंदुओं के अंतर्गत। दिल्ली की तबाही का परिणाम, ये जो पलायन था वो किस चीज का परिणाम था? दिल्ली की तबाही का। दिल्ली मतलब उत्तर में जब तैमूर ने हमला किया था, दिल्ली को बिल्कुल तबाह करके उसने रख दिया था, तो वहां पर जो हिंदू थे उन्होंने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। उत्तर भारत कमजोर पड़ा और टुकड़ों में बट गया। यहाँ पर उत्तर भारत के जो मजबूती वहां के साम्राज्य से उसे मिल रही थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण उत्तर भारत जो है बिल्कुल कमजोर पड़ गया था। अब वहां पर कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं बचा था जो कि उस जगह को समेट कर रख सके या फिर से अपना साम्राज्य वहां पर स्थापित कर सके। और इसी के कारण उत्तर भारत जो था वो टुकड़ों में अब बट रहा था। अलग अलग टुकड़ों में छोटे छोटे जो शासक थे वो आकर के उन्होंने क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और साथ ही साथ वहां पर शासन उन्होंने करना शुरू कर दिया। इसके साथ है दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर से अच्छी थी। यहाँ पर दक्षिण भारत तक तैमूर पहुंचा नहीं था, ये हमारा सौभाग्य था। इसी वजह से दक्षिण भारत जो है वहां की स्थिति उत्तर से बहुत अच्छी मानी जा रही थी। सभी राज्यों में विजयनगर सबसे शक्तिशाली राज्य। दक्षिण भारत में भी बहुत सारे छोटे बड़े राज्य थे, लेकिन उन सभी राज्यों में अगर देखा जाए तो विजयनगर जो कि हिंदुओं का राज कहलाता था वो सबसे शक्तिशाली राज्य उस वक्त का माना जाता था। शक्तिशाली होने के साथ समृद्ध और सुंदर भी था। यहाँ पर शक्तिशाली तो था ही साथ वहां की समृद्धि और वहां की सुंदरता जो है वो भी देखते बनती थी।
विजयनगर में उत्तर के लाचार हिंदुओं का आना। ये जो हिंदू थे जो उत्तर भारत को छोड़ करके दूसरी जगह में चले जाना चाहते थे, उन्होंने विजयनगर जो कि दक्षिण में सबसे शक्तिशाली राज्य था, वहां पर आना उन्होंने तय किया, वहां पर वो जाने लगे। आगे है बाबर का भारत में प्रवेश। अब तैमूर के बाद एक और इस्लामी जो शासक है उसने भारत में प्रवेश किया, उसने भी यहाँ पर हमला किया और उसी तरह की बर्बरता उसने भी फैलाई। उसके आने से किस तरह से परिस्थितियां यहाँ पर बदली, आइए देखते हैं। तुर्क मंगोल बाबर उत्तर की पहाड़ियों से पानीपत के मैदान में आया। अब ये जो बाबर था ये भी तुर्किस्तान और मंगोलिया से ही संबंध रखता था और वो उत्तर की तरफ से, उत्तर दिशा से ही उसने भारत में प्रवेश किया, उत्तर की पहाड़ियों से ही उसने यहाँ पर प्रवेश किया। और जो पानीपत का मैदान था, पानीपत एक जगह का नाम है, उसका जो एक बड़ा सा मैदान था वहां पर उसने अपनी सेना लेकर के डेरा डाल लिया। आगे है मध्य एशिया के तैमूर वंश का तुर्क मंगोल था। अब यहाँ पर मध्य एशिया का जो शासक था तैमूर, उसी का वंशज था ये बाबर। तो इसी तरह से उसने अपने जो पूर्वज थे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी एक समय के बाद भारत में इसने भी प्रवेश कर लिया। 1526 में दिल्ली के सिंहासन को जीता और फिर इसने भी दिल्ली पर हमला किया और 1526 ईस्वी में इसने भी दिल्ली को जीत लिया, वहां का शासक बन बैठा, वहां का शासन जो है अपने हाथ में ले लिया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और यही वो समय था और यही वो शासक था, इस्लामिक शासक था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी मतलब इसकी शुरुआत की। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से समय समय पर इतने सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले जो शक्तिशाली शासक थे उन्होंने समय समय पर हमारे भारत में हमला किया और यहाँ पर उन्होंने काफी मारकाट मचाई, काफी तबाही मचाई और बड़े बड़े राज्यों को उन्होंने तबाह कर दिया। तो बच्चों आशा है पाठ 5 नई समस्याएं, इसके अंतर्गत ये जो आज शीर्षक हमने पढ़ा महमूद गजनवी और अफगान, इसका भावार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही नई समस्याएं जो पाठ है उससे संबंधित अन्य जो शीर्षक हैं वो भी हम जल्दी ही देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।